ठीक है, देखो आज हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे भी थे कि सर्किट ब्रेकर और रिले के बारे में बेसिक। ठीक है, आज हम लोग सर्किट ब्रेकर को एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर होता क्या है? तो सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच होता है। क्या होता है? सर्किट ब्रेकर इज अ स्विच। सर्किट ब्रेकर इज अ स्विच विच मेक, क्या करता है? ये सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम करता है। सर्किट ब्रेकर इज अ स्विच, और ये क्या करता है? सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम करता है। मेक करता है या फिर ब्रेक करता है। ठीक है, ये कैसे ब्रेक करता है और मेक करता है? आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। ये सब मैंने उस दिन बताया था थोड़ा बहुत। ठीक है, मैनुअली या ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है ये? अगला क्या है? और क्या होता है? एट नो लोड और फुल लोड। ये दोनों पे ऑपरेट होता है, या तो नो लोड हो या फुल लोड हो, दोनों पे ऑपरेट होता है। नो लोड और फुल लोड दोनों पे ऑपरेट होता है। कौन? सर्किट ब्रेकर। तो ये चार बातें तुम्हें क्या करना है? एकदम दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इसका हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, कैसे सर्किट ब्रेकर काम करता है। सर्किट ब्रेकर में क्या होते हैं? दो स्विच होते हैं, सॉरी दो फिक्स कांटेक्ट होते हैं। दो कांटेक्ट होते हैं, दो कांटेक्ट होते हैं। एक क्या होता है? एक फिक्स होता है, और एक क्या होता है? मूवेबल होता है। एक फिक्स कांटेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? मूवेबल कांटेक्ट होता है। ये मूव करता है। मूव करता है मतलब इसमें पहले मेक कर देगा सर्किट को। ठीक है, जब फॉल्ट का कंडीशन आएगा, अभी नॉर्मल कंडीशन है तो इसमें से करंट जाता रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में इसमें से करंट जाता रहेगा, 100 एम्पियर है, जाता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली तुम्हारा करंट इससे पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 110, मान लो ये सर्किट ब्रेकर किसके लिए डिजाइन किया गया? 110 एम्पियर के लिए। 110 एम्पियर रेटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही 109 तक जाएगा, 109 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पास होता रहेगा। लेकिन जैसे ही 110 एम्पियर आया, अब ये क्या कहेगा कि अब हम नहीं तुमको पास करने देंगे। तो ये अब क्या करेगा? मूवेबल कांटेक्ट इसको क्या करेगा? दूर ले जाने की काम करेगा। ये कैसे होता है? तुम्हें हम रिले और सर्किट ब्रेकर जब एक साथ बताए थे तो वहां बताए थे कि रिले सेंस कर लेगा इस 110 एम्पियर को और ट्रिपिंग सिग्नल भेज देता है ट्रिप कॉइल को, और उससे क्या हो जाता है? ये मतलब मूव हो जाता है। जो सर्किट ब्रेकर का मूवेबल कांटेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। किसके हेल्प से? रिले के हेल्प से। ठीक है, ये तो मैं पिछले क्लास में ही बता दिया था। अब क्या होगा? इसको क्या करेगा? मूव कराएगा। कब? जब 110 एम्पियर आएगा। अब ये धीरे धीरे मूव होगा, तो मूव होगा तो क्या होगा? ये 4 पॉइंट पता चल गया ना सर्किट ब्रेकर का, यही मेन है। अब देखो इसका वर्किंग हम लोग पढ़ लें सर्किट ब्रेकर का। जल्दी जल्दी बताते हैं वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं एक बार, रिवीजन के तौर पे इसको ले रहे हैं। वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, सेकंड टॉपिक क्या था? वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर में ये स्विच होता है, ठीक है, जिसमें एक फिक्स कांटेक्ट होता है, एक फिक्स कांटेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है? मूवेबल कांटेक्ट होता है। ये जो कांटेक्ट होता है क्या होता है? मूवेबल होता है। मूवेबल मींस जो मूव करता रहता है, आगे पीछे हो सकता है, और ये फिक्स कांटेक्ट नहीं मूव होगा। ठीक है, यहां से करंट आ रहा है, जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन पहुंचा, एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल के अलावा, ठीक है, नॉर्मल से हटके। एबनॉर्मल कंडीशन में ही क्या होता है? फॉल्ट होता है। अब एबनॉर्मल कंडीशन में जैसे ही पहुंचा, ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? अपने आप को ओपन करने की काम करेगा। तो जब ओपन होगा तो क्या होगा? इसे ही हमें पढ़ना है। जब ये ओपन होता है तो क्या होता है? ये फिक्स कांटेक्ट है, ठीक है, इधर से करंट जा रहा था, यहां पे आ रहा था। अब क्या होगा? ये मूवेबल कांटेक्ट है। अब क्या होगा? अब फिर से यहां से करंट जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। अब यहां से यहां तक आया, अब ये कांटेक्ट क्या होगा? यहां कूद के जाना चाहेगा। यहां पर करंट, करंट क्या करेगा? यहां से जंप होके यहां पे जाना चाहेगा। किसके माध्यम से? एयर के माध्यम से। ठीक है, ये करंट किसके माध्यम से जाता है? करंट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही मूवमेंट को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन खूब ढेर सारे आ गए, वो क्या करेंगे? ये जंप करके यहां पे आना चाहेंगे ताकि करंट का कंडक्शन हो सके। ठीक है, वैसे तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आता है,
तो इधर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करेंगे तो करंट किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। तो अभी ये सब मत सोचो कि बस ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके माध्यम से जाएगा, एयर के माध्यम से जाएगा। तो करंट किस माध्यम से जाने लगता है, एयर के माध्यम से जाने लगता है। ये एयर का माध्यम कैसे जाने लगा, एयर के माध्यम से कैसे जाने लगा, जब यहाँ हाई वोल्टेज रहता है, जब यहाँ हाई वोल्टेज रहता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज रहता है जैसे 11 केवी, तो ये क्या कर देता है, एयर को आयोनाइज कर देता है। एयर को क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। ये घरों में नहीं देखोगे कि यहाँ आर्क प्रोड्यूस होगा सर्किट ब्रेकर के बीच में, ये बड़े बड़े सब स्टेशन पे होता है या बड़े लाइनों में होता है। ये घर पे थोड़ी ना, उतना नहीं होता है, हल्का सा होगा वो अपने आप बुझ जाएगा। घर पे थोड़ी ना आयल सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं हम लोग, नॉर्मली मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज कर लेते हैं, एमसीबी यूज कर लेते हैं, उसमें थोड़ी ना कोई आर्क क्विंचिंग मेथड होता है। तो वही सब है यहाँ पे, ठीक है। ये किसके लिए होता है, हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए होता है। तो हाई वोल्टेज रेटिंग पे क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होते हुए जाता है। जो ये जंप होके जाता है इसी को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये कैसे आर्क प्रोड्यूस होता है, एयर का आयोनाइजेशन जब हो जाता है तो एयर कैसे रहता है, पहले ऐसे रहता है, फिर एयर जब आयोनाइज होता है तो प्लस माइनस में टूट जाता है। एयर क्या हो जाता है, प्लस माइनस में टूट जाता है। ये हम लोग देखेंगे जब अच्छे से प्लाज्मा वेल्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से देखेंगे इस प्लाज्मा वेल्डिंग में कैसे एयर आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ समझना है कि यहाँ जब हाई वोल्टेज लगा रहेगा इन दोनों कंटेक्ट के बीच, वोल्टेज तो हमेशा लगा रहता है, चाहे वो ओपन सर्किट हो चाहे क्लोज सर्किट हो, ठीक है। थ्योरम थ्योरम में भी पढ़े थे ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ के और यहाँ के बीच वोल्टेज हमेशा लगा रहेगा। करंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एयर के माध्यम से जाने लगता है, जो इसे क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब इसी आर्क को हमें क्या करना होता है, बुझाना होता है, और इसी पे क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। इसी आर्क को बुझाने के मेथड को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयल सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं, कूलिंग सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा पढ़ते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं, ये सब 6 सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इस आर्क को बुझाना है। मेन प्रॉब्लम क्या है सर्किट ब्रेकर में, इस आर्क को बुझाना। कहां के लिए, हाई वोल्टेज के लिए। ये नॉर्मल वोल्टेज के लिए नहीं सर्किट ब्रेकर में डिजाइन किया जाता है आर्क को बुझाने वाला। वहां नॉर्मली ये जो एयर है, वायुमंडल एयर है, उसी से ये आर्क बुझ जाता है। नॉर्मल जो 220-40 वोल्ट पे रहता है, 220 वोल्ट वाला क्या होगा, नॉर्मल एयर से ही क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। नॉर्मल एयर से ही हल्का सा जो स्पार्क आता है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। देखते होगे स्विच भी ऑन करते होगे तो हल्का सा स्पार्क आता होगा, तो वो नॉर्मल एयर से ही बुझ जाएगा। लेकिन ये जो हाई वोल्टेज पे आता है आर्किंग, वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई मेथड तुम्हें यूज करना पड़ेगा। तो अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं। देखो, इस आर्क करंट को कम करना है, इस आर्क करंट को क्या करना है, कम करना है। तो आर्क करंट क्या होगा, करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो जो आर्क करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आर्क वोल्टेज पे, इस समय का जो वोल्टेज है, और जो आर्क का रेजिस्टेंस है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक जो रेजिस्टेंस है, इस पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम इस बीच का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, कुछ करके इस बीच का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा कि नहीं। तो इसी बीच के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग कई सारे मेथड का यूज करते हैं। कौन कौन सा, हाई रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस मेथड, नेचुरल जीरो करंट मेथड, नेचुरल जीरो करंट मेथड। अब हाई रेजिस्टेंस में 3-4 टाइप है, ठीक है। अभी बताते हैं हाई रेजिस्टेंस को कैसे करेंगे। नेचुरल जीरो करंट मेथड, फिर इसमें आता है एक तुम्हारा करंट चॉपिंग मेथड, करंट चॉपिंग मेथड, और एक होता है रेजिस्टेंस स्विचिंग। इन चारों को देखना है। कल हम लोग वैसे ये दोनों देख लिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, कल वीडियो नहीं बन पाया था, ठीक है। रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड, इसमें कट रहा है क्या, देखो 4 टाइप का है, इसी 4 टाइप को पढ़ना है। ये दोनों तो कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे, ये दोनों यहाँ डिटेल में देखते हैं। पहले इन दोनों को देख लो थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है, हाई रेजिस्टेंस करना है, ठीक है। क्या करना है, हाई रेजिस्टेंस करने के लिए क्या करोगे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आर बराबर रो एल बाई ए। लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं, यानी इसके बीच का अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए
फिक्स कंटेक्ट और मूवेबल कंटेक्ट का बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए, मतलब लेंथ बढ़ा दिया जाए, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो इसके बीच का क्या करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाकर, इसी को बोलते हैं लेंथनिंग ऑफ आर्क। इसी को क्या बोलते हैं, लेंथनिंग ऑफ आर्क। समझ गए? जो डिस्टेंस बीच का बढ़ा रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, लेंथनिंग ऑफ आर्क। मतलब आर्क का लेंथ बढ़ा दो। जो आर्क छोटे लेंथ से जा रहा था उसी आर्क को क्या कर दो, यहां से भेज दो, मतलब इस फिक्स कांटेक्ट मूवेबल कांटेक्ट को और दूर कर दो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, लेंथनिंग कर दो आर्क का। ठीक है, दूसरा क्या है, इस आर्क में ऐसा कुछ मटेरियल लगा दो जो कूल करते रहे। जैसे ये मान लो 35 डिग्री सेल्सियस पे कुछ आर्क बन रहा है, ठीक है, अब यहां कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दो जो क्या करता रहे, इसको कूल करता रहे, तो उतना आर्क नहीं बन पाएगा जितना मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे आर्क बनेगा। 40 डिग्री सेल्सियस पे आर्क बहुत ज्यादा बनेगा। अब यही कुछ ठंडा मटेरियल लगा दो, कुछ ऐसा मटेरियल लगा दो जो क्या करे, इसको ठंडा करता रहे, यानी मान लो -4 डिग्री सेल्सियस, तो किसमें ज्यादा आर्क बनेगा, इसमें ज्यादा आर्क बनेगा। तो बाई कूलिंग भी क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। बाई कूलिंग भी क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। एक मेथड और है तुम्हारा, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। इस आर्क को क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो। कैसे करोगे, वो कई सारे केमिकल का यूज करके। स्प्लिटिंग ऑफ आर्क कैसे करते हैं, केमिकल का यूज करके। ठीक है, केमिकली क्या कर दो, इस आर्क में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। ये इलेक्ट्रॉन के वजह से ही तो हो रहा है। अब इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लो, कुछ केमिकल लगा दो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये तुम्हें आर्क दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो केमिकली भी क्या कर सकते हो, इसको खत्म कर सकते हो। उसी को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। आर्क को क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। ठीक है, दूसरा क्या है, नेचुरल जीरो करंट मेथड। क्या होता है, ये एसी में बस पॉसिबल है। देखो एक एक का फिर से देख लेते हैं इसको। तो पहला देखो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस मेथड में कौन कौन से होंगे। जो आर्क वोल्टेज होता है ना, उसका भी फार्मूला होता है, बी आर्क बराबर ए प्लस बी डी अपन ए प्लस बी डी अपन आई आर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ए और बी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है कंटेक्ट के। ठीक है, ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, और ये डी क्या है, डिस्टेंस है। ये लिख लेना थोड़ा फार्मूला, अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन कंटेक्ट और ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ कंटेक्ट, कांस्टेंट्स ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, और आई आर्क जान रहे हो, आर्किंग के टाइम का करंट, करंट ड्यूरिंग आर्क, करंट ड्यूरिंग आर्किंग। जो वहां लिखे थे ना, आई आर्क बराबर क्या, भी आर्क बटे आर आर्क। तो ये भी आर्क का फार्मूले का कैसे निकालते हैं, ये है, यहां से निकालते हैं। ठीक है, ये यहां से निकालते हैं। ए और बी क्या है, कांस्टेंट ऑफ कंटेक्ट, वो दिया रहेगा तुम्हें, ये क्वेश्चन में दिया रहता है कंटेक्ट का कांस्टेंट कितना है, ए और बी। ठीक है, दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंटेक्ट होता है। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया, ये दिया रहेगा ए और बी। और डिस्टेंस बिटवीन कंटेक्ट भी दिया रहेगा, आई आर्क भी दिया रहेगा, करंट ड्यूरिंग आर्किंग। तो एक लाइन ये लिख लेना, बी आर्क का फार्मूला। अब देखो उसी आर्किंग को क्या करना, हमें रिड्यूस करने का काम करना है। उसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को कई भागों में बांट देते हैं। तो पहला क्या था, हाई रेजिस्टेंस मेथड। पहला क्या था, हाई रेजिस्टेंस मेथड। हाई रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, तीन तरीके होते हैं इसमें। हाई रेजिस्टेंस कर दोगे, करंट कम हो जाएगा, आर्किंग करंट। क्यों, आई आर किस पे डिपेंड कर रहा है, आर आर्क पे। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिए तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला क्या होता है, लेंथनिंग ऑफ आर्क कर दो। लेंथनिंग मतलब डिस्टेंस बढ़ा दो। किसके बीच का डिस्टेंस, फिक्स कंटेक्ट और मूवेबल कंटेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दिए, इसी के बीच का ये डिस्टेंस जो है, इसको क्या कर दिए, बढ़ा दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर्क कमजोर पड़ जाएगा। आर्क कमजोर पड़ने का मतलब यहां से जो करंट जा रहा है वो नहीं जा पाएगा, उतना ज्यादा नहीं जा पाएगा जितना पास में रहता तो जा।
ठीक है, यहाँ ज्यादा आर्किंग दिखेगा, तुम्हें स्ट्रांग आर्क दिखेगा, मतलब आग लगाने वाला आर्क दिखेगा। ये जब दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वीक आर्क दिखेगा। वीक आर्क मतलब क्या, वो किसी चीज को आग लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है। जैसे चिंगारी देखते होगे, बड़ा चिंगारी, छोटा चिंगारी, तो वही बात है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे, जब दूर कर दोगे तो उस चिंगारी का ताकत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जाएगा, अभी भी आर्किंग करंट होगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लेंथनिंग ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथनिंग ऑफ आर्क। सेकंड क्या है, कूलिंग। कूलिंग से भी क्या हो जाता है, ये आर्क कमजोर पड़ जाता है। यहाँ ठंडा मटेरियल लगा दो, कोई ऐसा मटेरियल लगा दो जो इसको ठंडा करता रहे, यहाँ के वातावरण को, तो कूलिंग से भी क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तीसरा क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। आर्क को स्प्लिट कर दो, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। आर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे करते हैं, केमिकल विधि से करते हैं। जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर क्या कर देता है, स्प्लिटिंग कर देता है आर्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड तुम्हारा था कौन सा, नेचुरल जीरो करंट मेथड। ये किसमें पॉसिबल है, ये दोनों प्रकार के कनेक्शन में पॉसिबल है, AC करंट हो या DC करंट हो। यहां AC लगाए रहो या DC लगाए रहो, ये दोनों के लिए पॉसिबल है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वाला दोनों के लिए पॉसिबल है। लेकिन ये जो दूसरा कंसेप्ट है वो किसके लिए है, केवल AC के लिए। ठीक है, नेचुरल जीरो करंट मेथड, इसका मतलब क्या है, नेचुरल करंट जीरो मेथड, इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका मीनिंग है नेचुरली एक बार क्या होता है, करंट जीरो होता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, नेचुरल एक हाफ साइकिल में 2 बार जीरो होता है। ठीक है, नेचुरल वे में AC साइकिल चलाओगे तो इसमें क्या आएगा, 0 0 2 3 बार मिलेगा कि नहीं, एक साइकिल में 2 बार मिलता है। यहां से यहां तक का साइकिल होता है, जहां पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा उसे ही क्या बोलते हैं, एक साइकिल। ठीक है, जहां से अपने आप को रिपीट करने लगते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 बार, एक साइकिल में कितनी बार जीरो हो रहा है, 2 बार जीरो हो रहा है। तो अब तुम क्या करोगे, इसमें क्या दिमाग लगाए इंजीनियर, इसमें दिमाग लगाए कि ये जो कंटेक्ट है इसको कब ओपन किया जाएगा, जीरो कंडीशन पे, बस इसी कंडीशन पे क्या किया जाएगा, कंटेक्ट को ओपन किया जाएगा, ताकि यहां से कोई भी करंट पास ना हो जब ये ओपन हो। तो जब ओपन हो तो कोई आर्क ही नहीं बनेगा, और जैसे ही दूर चला गया तो फिर क्या करंट आएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जब देखो आर्किंग कैसे बनता है, किसी चीज को पहले से इसमें करंट जाता रहेगा, करंट जाता रहेगा, अब इसको हटाओगे तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा आर्क बनेगा। लेकिन अगर इसमें करंट जीरो है और तुरंत हटा दिए तो कोई भी आर्क नहीं बनेगा। ठीक है, समझ गए, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आगे जाना है। तो वही होता है नेचुरल जीरो करंट मेथड में। इसमें क्या होता है, एक साइकिल में 2 बार जीरो होता है, और इसी कंडीशन पे सर्किट ब्रेकर को डिजाइन किया जाता है ओपन होने के लिए। ठीक है, इसी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को डिजाइन किया जाता है ओपन होने के लिए। तो ये किसमें पॉसिबल है, बस AC सर्किट में, ये AC सर्किट ब्रेकर में ही बस पॉसिबल है नेचुरल जीरो करंट मेथड। ठीक है, ये किसके लिए पॉसिबल था, AC और DC दोनों के लिए, AC DC दोनों सर्किट ब्रेकर के लिए पॉसिबल था। तीसरा आता है कौन सा, तीसरा है तुम्हारा कौन सा लिखे थे, चॉपिंग हो जाएगा, और तीसरा एक और होता है, रुको करंट चॉपिंग बताते हैं। रेजिस्टेंस स्विचिंग एक था, उसको भी देख लो पहले, रेजिस्टेंस स्विचिंग ही देख लो। ठीक है, ये हेडिंग कर लो, रेजिस्टेंस स्विचिंग, ये भी दोनों में होता है रेजिस्टेंस स्विचिंग। इसमें क्या होगा देखो, ये तुम्हारा सर्किट ब्रेकर होता है, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से करंट जाता है, रेजिस्टेंस स्विचिंग का बता रहा है। ठीक है, ये फिक्स कांटेक्ट है और ये मूवेबल कांटेक्ट। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो ये सर्किट को कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है,
ये ट्रांसमिशन लाइन है, उसी में सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। तो ट्रांसमिशन का कुछ इंडक्टर होता है कि नहीं होता है, तो इंडक्टर बना दिया, और इसका कुछ कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस बना दिए, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे मान लो फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, ये यहाँ से सप्लाई जा रहा है। कैपेसिटर कहाँ आता है, ट्रांसमिशन लाइन, दोनों ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, ठीक है, दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में। और यहाँ पे मान लो फॉल्ट आया, यहाँ पे फॉल्ट आया, तो क्या होगा, तुरंत मूवेबल कंटेक्ट को क्या करना होगा, हटाना होगा ना। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं रहता तो क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं रहता तो क्या होता है, सारा करंट इधर ही जाता। तो जो करंट मतलब फॉल्ट के, अभी जो करंट है सेम जाता। अब फॉल्ट के कंडीशन में क्या होता है, ये मूव होता तो क्या होता, फिर से करंट इसी रास्ते से जाने की कोशिश करता कि नहीं जाने की कोशिश करता। तो यहां आर्क बहुत ज्यादा बनता है। अब क्या करते हैं, एक बाईपास लगा देते हैं, ताकि यहां से जो करंट जा रहा है ना, वो थोड़ा सा बाईपास हो जाए ऊपर, ताकि यहां आर्क क्या हो जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए। जितना ज्यादा यहां करंट जाएगा उतना ज्यादा आर्क बनेगा। अब इसी को कम करने के लिए, बाईपास करने के लिए, इसके आर्क की मजबूती को बाईपास करने के लिए, इस आर्क की मजबूती को क्या करने के लिए, बाईपास करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। यहां पे क्या होता है, अब कुछ करंट इसमें से पास हो जाएगा, जितना इसको हार्म ना करे। यहाँ इक्विपमेंट लगा था ना, फॉल्ट के कंडीशन में क्या हो जाता है, 100 एम्पियर 1000 एम्पियर में बदल जाता है, 100 एम्पियर क्या हो जाता है, 1000 एम्पियर के बदल जाता है। तो अब ये ऊपर से जो जाएगा ना, वो ऐसा जाएगा कि ये हार्म भी ना हो। ऐसा नहीं है कि पूरा इससे बाईपास करा दो, यहाँ करंट पहुंच ही गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा लिया जाता है, और कितना लिया जाता है इस इंडक्टर और कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है R बराबर 1/2 रूट में L/C। इन दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना रखना है इस रेजिस्टेंस स्विचिंग को, ठीक है। ये बात याद रखना क्या, कि ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन का फिक्स कंटेंट के बीच, मतलब इस सर्किट ब्रेकर और पूरे ट्रांसमिशन लाइन के बीच का जो इंडक्टेंस होता है, उसको ये L डिनोट करता है, और ये दो लाइनों के बीच का कैपेसिटेंस C डिनोट करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो क्या होता है, इस रेजिस्टेंस की मदद से ये जो आर्क होता है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस स्विचिंग। रेजिस्टेंस स्विचिंग समझ में आया। हमें क्या करना है, मेन हमारा क्या उद्देश्य है, इस आर्क को थोड़ा कमजोर करना। आर्क कमजोर कैसे होगा, थोड़ा सा बाईपास करा देंगे इस रेजिस्टेंस से, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग, ठीक है। इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस स्विचिंग। ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, और किस पे डिपेंड करता है, L और C पे डिपेंड करता है। इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है फार्मूले पे, ठीक है। इस फार्मूले पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यल क्या है, यहां पर लिख लो, यल क्या है, यल क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अप टू कहां तक, सर्किट ब्रेकर तक, ठीक है। यल समझ में आया, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कहां तक, अप टू सर्किट ब्रेकर तक, ठीक है। दूसरा देखो, कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यही चीज लिख देना है, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अप टू सर्किट ब्रेकर, ठीक है। समझ में आया ये बात। हो जाएगा। तो पूछेगा रेजिस्टेंस स्विचिंग में रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया जाता है, सर्किट ब्रेकर के पैरेलल में, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस स्विचिंग, ठीक है। इसी रेजिस्टर का नाम क्या है, रेजिस्टेंस स्विचिंग। तो यहां पर क्या लिखोगे, इसमें 2 पॉइंट अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, यहां से ये सब हटा रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट लिखोगे, क्या, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड across circuit breaker in parallel,
या लिखोगे क्या, resistor is connected, resistance is connected across circuit breaker, resistance is connected in parallel, ऐसे लिख लो, in parallel with circuit breaker, in parallel with circuit breaker, ठीक है। resistance is connected in parallel with circuit breaker which is known as resistance switch resistor, which is known as switch resistor, which is known as switch resistor, which is known as switch resistor। ये आर्किंग के टाइम में क्या करता है, बहुत ज्यादा करंट को उधर से मतलब थोड़ा बहुत करंट को पास करा देता है। ये रेजिस्टेंस थोड़ा हाईली होता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, R बराबर 1/2 रूट में L/C पे। इससे तुम कैलकुलेट करके क्या कर लोगे, पता कर लोगे कितना रेजिस्टेंस रखना है यहाँ पर। तो इतना बात समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक इसका क्या है, इसका लास्ट टॉपिक क्या है, करंट चॉपिंग, या उसे ही बोलते हैं फोर्स कम्यूटेशन, ठीक है। लास्ट टॉपिक में क्या है, फोर्स करंट जीरो मेथड। देखो ये हो गया ना सबका। लास्ट टॉपिक इसका देखो क्या है, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, कि इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया, आयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है। ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, आर्क को क्विंच करने के मेथड को पढ़ रहे हैं। इसी मेथड में हम लोग क्लासिफाइड कर दिए कई सारे सर्किट ब्रेकर को। तो लास्ट कंसेप्ट क्या है इसमें, फोर्थ कंसेप्ट, फोर्स करंट जीरो मेथड, फोर्स करंट जीरो मेथड। इसका मतलब क्या है कि फोर्सफुली हम लोग करंट को जीरो करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, फोर्सफुली करंट को, वो नेचुरल करंट जीरो मेथड था इसके पहले वाला, ये कौन सा है, फोर्स करंट। इसी को क्या बोलते हैं, करंट चॉपिंग मेथड भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, करंट चॉपिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी का नाम दूसरा क्या है, करंट चॉपिंग मेथड, करंट चॉपिंग मेथड। क्या बोलते हैं, करंट चॉपिंग मेथड, ठीक है। करंट को क्या करना है, चॉप कर देना है, रोक देना है फोर्सफुली। तो इसमें देखो, अब इसको किस कंडीशन पे ऑपरेट कराओगे, किसी भी कंडीशन पे ऑपरेट कराओगे। नेचुरल वाला कहां पे कर रहे थे, यहां पे कर रहे थे, नेचुरल वाला हर जीरो पे कर रहे थे ऑपरेट, लेकिन इसमें यहां भी कर सकते हो, 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 ठीक है। कहीं भी करंट को क्या कर सकते हो, चॉप कर सकते हो। मतलब तुरंत फॉल्ट आया, तुरंत ये क्या कर देगा, अपने आप को ओपन कर देगा। लेकिन ये क्या लेता, नेचुरल वाला 0.01 सेकेंड लेता करंट को चॉप कराने के लिए, मतलब रोकने के लिए। जो नेचुरल जीरो मेथड था वो जीरो पे आता तभी तो रोकते उसको, सर्किट ब्रेकर तभी ऑपरेट होता जब यहां पे आता। अब फॉल्ट हुआ यहां पर और वो ऑपरेट होगा यहां पे, तो इतने देर में तो वो क्या कर देगा, जला भुना देगा पूरे इक्विपमेंट को। तो नेचुरल जीरो मेथड क्या है, थोड़ा सा क्या है, रिलायबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, उतना बेटर नहीं है। अब फॉल्ट हुआ इस कंडीशन पे, तो तुम्हारा जो रिले या सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट करेगा यहाँ पे ऑपरेट करेगा, रिले तो सेंस कर लेगा इसको, लेकिन सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ऑपरेट होगा नेचुरल जीरो मेथड में। फोर्स वाले में जहां पे फॉल्ट आएगा वहीं पे ये ऑपरेट हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, और कौन सा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। ये सब इसमें यूज होते हैं फोर्स वाले में। ये सब क्या करते हैं, खूब ढेर सारा एयर एक ही बार भेज देते हैं। इस सर्किट ब्रेकर में क्या लगाया रहता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, खूब ढेर सारा एयर एक साथ भेजा जाता है ताकि वो क्या हो जाए, वहां पे आर्क बन ही ना पाए। जैसे देखो, मान लो ये है आर्क बन रहा है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पे मान लो ये है, दो वायर है यहाँ पर, ठीक है, ये वायर है। अब आर्क बना यहाँ पर, ठीक है। आर्क जैसे ही बना, यहां से एक एयर आएगा, क्या आएगा, एयर, और एयर क्या कर देगा, इस आर्क को खूब दूर भेज देगा। अब ये जो आर्क जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, वो किधर से जाने की कोशिश करेगा, यहां से जाने की कोशिश करेगा कि नहीं। ये जो एयर है उसको क्या कर दिया, दूरी बढ़ा दिया, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आर्किंग करंट घट जाएगा, ठीक है।
तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या करता है, नीचे से खूब ढेर सारा एयर भेजता है ताकि यार क्या हो जाए, ऊपर चला जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ का ऊपर चला जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो सीधे पास हो रहा था अब क्या होगा, दूर से पास होगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ये होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, एयर होता ही नहीं, ठीक है, कोई माध्यम होता ही नहीं है ताकि आर्क पहुंच ही ना पाए। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट करना इतना आसान बात नहीं होता है, वैसे क्रिएट तो हो ही जाता है लेकिन ये थोड़ा कठिन पड़ता है। एयर ब्लास्ट वाला सबसे इजी होता है और सबसे सिंपल होता है एयर ब्लास्ट वाला। कहीं भी एयर तुम क्या कर, पंखा लगा के एयर ब्लास्ट करा दो। ठीक है, पंखा लगाओगे कूलिंग का भी काम करेगा, ये पंखा लगा दोगे तो कूलिंग का भी तो काम करेगा, तो भी रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली बढ़ेगा ही। तो बात समझ में आया, फोर्स करंट जीरो मेथड क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में इसको क्या किया जा सकता है, ऑपरेट करा जा सकता है। तो इसमें लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे क्या, लिख लो जरा एक दो पॉइंट। तो समझ में आ गया ना फोर्स करंट जीरो मेथड क्या होता है। किसी भी कंडीशन में अगर तुम्हें सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराना है तो कौन सा यूज करोगे, फोर्स करंट जीरो मेथड। तो इसमें क्या लिखोगे, इन दिस सर्किट ब्रेकर, इन दिस मेथड लिख लो, इन दिस मेथड वी ओपन द सर्किट ब्रेकर at any state of current, at any state of current, at any situation of current। ठीक है, समझ रहे हो क्या करो, कोई भी सिचुएशन हो करंट का, उस पे हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, और करंट चॉपिंग किस में होता है, करंट चॉपिंग इज डन इन, पहला कौन सा बताए थे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसके थ्रू क्या होता है, करंट चॉपिंग होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। दूसरा क्या बताए थे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो तुमसे डायरेक्टली पूछेगा फोर्स करंट जीरो मेथड में कौन सा टाइप है, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मार दोगे। ठीक है, अगर ये भी रहेगा तो बोथ मारोगे। ठीक है, ऑप्शन में। समझ में आया कि नहीं आया, ये टाइम कितना हो गया, ये एक लास्ट इसमें टॉपिक है, देखो वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। देखो अगला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर, इसमें नहीं है, अब ये अलग टॉपिक हो गया, ये चारों खत्म हो गया ना। अब इसके पास कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो क्या था इसमें, क्या बता रहे थे, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये वोल्टेज कब का, जब सर्किट ब्रेकर को ओपन कर रहे हो तब। ठीक है, तो क्या होता है, V बराबर आई नॉट रूट में L बाई सी। ठीक है, आई नॉट क्या है, करंट ड्यूरिंग व्हेन सर्किट ब्रेकर इज ओपन। ठीक है, और यल जानी रहो इंडक्टेंस है अप टू सर्किट ब्रेकर तक, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और ये जो आई नॉट है ये क्या है, करंट ड्यूरिंग व्हेन सर्किट ब्रेकर इज ओपन। तो ये बात याद रखना। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर व्हेन, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर व्हेन करंट फ्लोइंग आई नॉट।
ठीक है, मतलब क्या है कि जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो ये वोल्टेज आता है, ये किस पे डिपेंड करता है, V बराबर आई नॉट रूट में L बाई सी। और जो R वाला था वो किस पे डिपेंड करता है, 1/2 रूट में L बाई सी। तो दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है, तो ये याद रखना। और इसमें क्या बचा हुआ है, एक क्वेश्चन करवा दें। देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग वाला, इसी पे क्वेश्चन करवा देते हैं। यहां देखो क्या दिया हुआ था, इंडक्टेंस दिया हुआ था 4 मिली हेनरी, ठीक है, और कैपेसिटेंस दिया हुआ था क्या, कैपेसिटेंस दिया था 40 माइक्रोफैराड। तो पूछा था रेजिस्टेंस स्विचिंग निकालो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस स्विचिंग निकालना है तो क्या करना है, और इसका नाम एक बार और बोल देता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी बोल देता है कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है, रेजिस्टेंस स्विचिंग बोले, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोले, ठीक है, इसी को निकालना है। तो क्या निकालोगे, 1/2 रूट में, इधर कितना हो जाएगा 4 मिली हेनरी, 4 गुणे 10 के घाते -3, 40 माइक्रो यानी 40 गुणे 10 के घाते -6, 3 से ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, सीधी बात 10 के घाते 3 हो जाएगा, 4 दहा में 40, ऊपर ये क्या हो जाएगा, एक खत्म कर देगा यानी 1/2 रूट में 100, यानी कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, 100 का ये क्या हो जाएगा 10, 10/2 यानी 5 ओम, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा। इस पे इंडक्टेंस दिया रहेगा, कैपेसिटेंस दिया रहेगा, और क्या पूछ देगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस पूछ देगा या स्विच रेजिस्टर पूछ देगा, कितना वैल्यू होता है तो बता लोगे, ठीक है, हो जाएगा नहीं है, इतना याद रखना। अब आगे कल पढ़ाएंगे।